महिला श्रमिकों के लिए मुख्य कानून एवं विधायन, एक हेडिंग बनाइए। महिलाओं के लिए जो कानून बनाए गए हैं और जो विधायन किया गया है, किस पॉइंट ऑफ व्यू से? श्रमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से, लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से। लॉ क्या बना, लेजिस्लेशन क्या हुआ, और किसके? लेबर के पॉइंट। महिलाएं भी तो लेबर है ना, तो लिखो जरा। देखो यार, ऐसा है, ऐसा समझो, जब हम कहते हैं कि महिला श्रमिक, तो हम इसमें श्रमिक की कैटेगरी बना सकते हैं, है ना। जैसे खेत खलिहान में जो काम करते हैं, ग्रामीण परिवेश का जो काम है, एक तो हो गया कृषि में जो काम करते हैं, एक हो गया जो शहरी है, ठीक है ना। यहां पर दो तरह के इसको कैटेगराइज कर लीजिए। फर्स्ट क्या हो गया, जो खेतीहर हैं, काम करते हैं, तो, और एक है जो खेतीहर नहीं बस खेतों में काम करते हैं, है ना। श्रम दोनों में है, बट एक के पास अपना खेत है, काम करते हैं, एक है दूसरों के खेत में काम करते हैं। और शहरों में आकर के तो कोई फैक्ट्री लगाया नहीं, सब श्रमिक ही हैं। तो हमारे यहाँ जानते हैं कि जो एग्रीकल्चर लेबर रही, वो कहाँ चली गई, धीरे धीरे इंडस्ट्रियल लेबर में कन्वर्ट हो गई। तो शहरों में क्या मिलेगा? शहरी श्रमिक कौन है? शहरी श्रमिक जनरली औद्योगिक श्रमिक हो गए। उद्योग कहाँ मिलेंगे? शहरों में। तो ये श्रमिक कहाँ पर आ गए? इसीलिए देखे होंगे कि जो हमारा गरीबी रेखा है, अगर लकड़ावाला कमेटी की रिपोर्ट को 1989 को देखेंगे, तो जब 36.1% हमारे देश में गरीबी थी, तब उसमें भी कैलोरी किससे निकाला आपने? 2400 कैलोरी और 2100 कैलोरी। कि अगर ग्रामीण लोग हैं तो उनको अगर 2400 कैलोरी मिल रही है तो गरीबी नहीं है, यानी उससे कम है तो गरीबी रेखा के नीचे। और वही शहरी श्रमिक हो, शहरी शहर के हैं तो 2100, लेकिन ये कैलोरी निकाली किससे गई? कोई हाई कोर्ट के जज से या किसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से नहीं, निकाली गई एग्रीकल्चर यानी खेतों में काम करने वाले जो कृषि लोग, कृषिगत लोग थे, या जो उद्योगों में काम करने वाले लोग थे। अब ऐसे तो आप 1200-1400 कैलोरी लेकर के जिंदा हैं तो आप थोड़ी ना गरीबी रेखा के नीचे हो गए सारी सुविधाओं के साथ। कई लोग तो खाते ही नहीं खाना, एक ही टाइम खाते हैं, कैलोरी उतना लेते नहीं क्योंकि बर्न नहीं कर पाते हैं। तो इंडस्ट्रियल लेबर जो होता है वो कैलोरी को 2100 कैलोरी लकड़ावाला के हिसाब से बोल रहे हैं, 1989 की जो रिपोर्ट थी। बाद में इसमें बहुत सारे बातें कही गई हैं, अलग अलग ये चेंजेस, बट जो एक पॉइंट पे आपको समझाना चाह रहे हैं। तो वो क्या हो गया, इतना लेंगे तो बर्न करेगा ना, लोहा ढोएगा, कहीं ये लोहा पीटेगा, कुछ करेगा, तो ज़्यादा खाएगा तभी तो बर्न हो गया, तो ठीक नहीं। किसानों को देखिए क्यों पतले दुबले रहते हैं, क्यों खाते कम है करते ज़्यादा हैं, एनर्जी बर्न होती है। अब हम लोग क्या है, खाना खाएंगे, ये करेंगे, ज़्यादा खाएंगे, करेंगे कुछ नहीं, तो सवेरे वॉकिंग करेंगे, साइकिल चलाएंगे, जिम जाएंगे, एनर्जी को बर्न करते हैं। तो ये लोगों से नहीं नापी जाती एनर्जी, ऊर्जा कि ये इतनी कैलोरी, ठीक है। तो आप तो खाना खा रहे हैं, तोंद निकली हुई है, मोटापा घेरे हो, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, आप तो सड़क पर 5 किलोमीटर रोज पैदल चल रहे हैं, जिम जा रहे हैं, 1000 रुपया और दे रहे हैं जिम वाले को, मतलब आपके पास खाने की भी सामग्री है, उसको बर्न करने के लिए भी सुविधा खोज रहे हैं। वहां बर्न करने के लिए उद्योग था या तो गांव में कृषि है, ठीक है। अरे आप ऐसे देखो ना, गांव से आदमी आया, अब तो बट गया यार, बहुत जगह बट गया। तो घरेलू नौकर होकर देखो, झाड़ू पोछा करने वाले अलग अलग है, सिर्फ उद्योग ही में नहीं है। अब घरेलू जो नौकर हैं वो भी तो शहरी मजदूर हो गए। अगर इसके अप्रोच को थोड़ा बदल के देखो, भाई जो खेत खलिहानों में काम करते थे, बिहार के हों या कहीं और इलाके के जो मजदूर होते हैं, खासतौर से गेहूं कटाई के टाइम में,
वो गेहूं काटने के लिए पंजाब चले जाते हैं, क्योंकि पंजाब में क्या है, खेतीहर लोग तो हैं, मजदूर नहीं है ज़्यादा। तो यहाँ से जो लोग के पास खेती बाड़ी नहीं है, काम की तलाश रहती है, वो कहाँ चले जाते हैं, चले जाएंगे वहाँ पंजाब में, गेहूं काटेंगे। तो श्रमिक हो गए। तो एक श्रमिक इस तरीके से भी है तो कृषि श्रमिक ही, एक प्रकार से वो खेत खलिहान में ही काम कर रहा है, लेकिन माइग्रेटेड हो गया, वो माइग्रेशन हो गया उसका। एक होता कि अपने इलाके में ही काम कर रहा है। तो महिला जो श्रमिक है उसकी क्या स्थिति है, उसके लिए क्या कानून बने हैं, क्या विधान किए गए हैं, है ना। अभी देखो रिस्पना के किनारे आप ही देख लीजिए, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे घर बने हैं जिनमें जो श्रम करने वाले लोग हैं, या तो किसी का पत्थर लगा रहे हैं, किसी की चिनाई कर रहे हैं, किसी की पुताई कर रहे हैं, किसी की रंगाई कर रहे हैं, बाउंड्री बना रहे हैं, घर बना रहे हैं, गड्ढा खोद रहे हैं, प्लॉट सीधा कर रहे हैं। एक तो ये है। दूसरे उनके जो घर में महिलाएं हैं, वो घर में झाड़ू लगा रही, पोछा लगा रही, किसी का खाना बना रही। ये भी तो एक श्रम की श्रेणी हो गई ना। अब ऐसा नहीं है कि एग्रीकल्चर का, अरे भाई सीधी सी बात है भाई, जब शहर बना तो शहर में जो इंडस्ट्री आई, इंडस्ट्रियल लेबर चाहिए, इंडस्ट्री आई तभी तो इंडस्ट्रियल लेबर चाहिए यार। और जब शहर बसा तभी तो घर में खाना पीना बनाने वाले, पोछा झाड़ू वाले आपको चाहिए। क्यों चाहिए आपको भाई? गांव में तो 70 लोगों का परिवार है, काम वहां इतना कम है, मतलब ज्यादा भी है तो लोग भी तो ज्यादा हैं। तो वहां तो आपने कभी सुना है कि गांव में जो है खाना बनाने वाली कोई आती है किसी के घर में? अरे वहां 4 ठू बहुएं हैं, 2 एक और भी लोग हैं, दादी है, नानी, मतलब बहुत सारे लोगों से घर परिवार भरा है। कौन खाना बनाने के लिए बुलाया आज तक गांव में, सुने हैं? साफ सफाई के लिए देखे हैं गांव में? नहीं ना। वो सब शहरों में हुआ। शहर में क्या हुआ, आप बड़ा बड़ा घर बनाए हैं, रहते क्या, मियाँ बीवी एक आध बच्चे। अब पत्नी भी नौकरी कर रही है या नहीं भी कर रही है तो उतना बड़ा काम नहीं कर पाती, तो आपने रख लिया। तो उसका आदमी जो है इंडस्ट्रियल लेबर हो गया और उसकी पत्नी जो है घरेलू झाड़ू पोछा कर रही है। तो मैं यहाँ महिलाओं की चूंकि बात कर रहा हूँ, तो महिलाओं के लिए क्या कानून, क्या विधान बने हैं जो श्रम करते हैं यहाँ पर। तो एक तो लाइन से लिख करके, पहले तो हम संविधान में चलेंगे, तो एक लाइन पहले लिखेंगे कि आर्टिकल 39D, आर्टिकल 39D ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39 द, डी का मतलब यहां द लिखिए, says the men and women will get, says the men and women will get equal pay for equal work। हाँ, क्या कहा गया है? कहता है कि महिला हो या पुरुष हो, समान कार्य के लिए समान वेतन। बताता रहता हूं ना, आर्टिकल 39 नीति निर्देशक तत्व में लिखा है। तो एक तो यह क्लियर है कि एक ही काम अगर महिला और पुरुष दोनों करते हैं तो उनको समान वेतन दिया जाएगा। मतलब यहाँ पर कोई बायसनेस नहीं होगा, महिलाओं को कुछ, पुरुषों को कुछ, ऐसा नहीं होने वाला। ठीक है, समान वेतन को किया गया है। आगे लिखें, अंडरस्टैंड इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क थ्रू 2 की प्रोमिसेस। समान कार्य के लिए समान वेतन 2 प्रमुख वादों के मध्य से समझें। पहला, हम आपको वाद बता रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट में केस गया है ना। 2 वाद थे इससे जुड़े, जो यहां चर्चा कर लेंगे तो ये पुख्ता हो जाएगा। 2 वाद यानी केस। इसमें सबसे पहला केस लिखिए, रणधीर सिंह बनाम भारत संघ। सबसे पहला लिखिए, रणधीर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। In this case, the Supreme Court placed the matter of equal pay and equal work सर्वोच्च न्यायालय ने इस वाद में समान कार्य के लिए समान वेतन प्रोमिनेंटली को प्रमुखता में रखा
and said that it is a very important और कहा कि very important to implement those provisions regarding which a person can use Article 32. A person use Article 32. क्या कहा कि उन प्रावधानों को लागू करना बहुत जरूरी है जिसे लेकर व्यक्ति अनुच्छेद 32 का प्रयोग कर सकता है। ठीक है, अब आप मुझे एक बात बता सकते हैं, अपना दिमाग दौड़ा लिया करो जरा, ये किसकी बात हो रही है? समान कार्य के लिए समान वेतन की बात कहां होती है बेटा? अरे यार, आर्टिकल 39 कहां लिखा है? हाँ, डायरेक्टिव प्रिंसिपल में। आर्टिकल 32 कहां लिखा है? फंडामेंटल राइट में। तो आपका फंडामेंटल राइट अगर इनक्लोज होता है, राज्य आर्टिकल 12 लिखा है कि नहीं? राज्य की परिभाषा देखे हैं ना? अगर राज्य आपके फंडामेंटल राइट पर हस्तक्षेप करता है तो आप क्या करेंगे? किसका सहारा लेंगे? सुप्रीम कोर्ट का तो लेंगे, जाएंगे आर्टिकल 32 के तहत। ठीक, लेकिन अगर समान कार्य के लिए समान वेतन का दिक्कत आ जाए तब कहां जाएंगे? हाँ, अरे यार, ये भी 32 में जाएंगे, कह रहा है ना? तो इसका मतलब है कि समान कार्य का जो समान वेतन है कहीं ना कहीं इक्वल टू फंडामेंटल राइट हो गया ये। आर्टिकल 15 में क्या लिखा है? हाँ, लिंग लिंग के बारे में भी है ना, जाति धर्म लिंग ऐसा लिखा है कि नहीं? यानी आप भेदभाव नहीं कर सकते। अरे जब आर्टिकल 15 में तुम भेद नहीं कर सकते स्त्री पुरुष में, तो दोनों की नौकरी एक है तो सैलरी में कैसे भेद कर रहे हो? भेद हो गया ना। तो आर्टिकल 39D में क्या बोला? समान कार्य के लिए समान वेतन। लेकिन अगर आर्टिकल 15 का उल्लंघन होता है तो तुम कहां जाओगे? 32 में जाओगे। लेकिन 39 का अगर उल्लंघन हुआ तो भी 32 में। इसका मतलब उसको फंडामेंटल जो राइट है उसके इक्वल खड़ा कर दिया। तो इसलिए कहीं कहीं आर्टिकल जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल को क्या पढ़ते हो वैसे, यह न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, आप इनफोर्सेबल नहीं है, इसको न्यायालय नहीं ले जा सकते। ठीक है, लेकिन अगर 39 का मामला हो जाए, ये वाला समान कार्य का समान वेतन, तो आर्टिकल 32 में जा सकते हो ना। तो जब यहां चले जाओगे, इसका मतलब अरे यार, एक को बचाने के लिए दूसरा बचाना पड़ता है। एक चीज ये बताइए, अगर हम राइट टू एजुकेशन लाए हैं, 2009 में लाए थे कि नहीं? 2010 से एग्जीक्यूट कर रहे हैं कि नहीं? राइट टू एजुकेशन लाएं, अब मुफ्त में शिक्षा ना दें, शिक्षा का अधिकार लाएं और कहें 5,000 रुपया महीना नहीं दोगे तो पढ़ नहीं सकते, तुम्हारा राइट टू एजुकेशन का क्या हाल होगा? आर्टिकल 21A में लिखा है कि नहीं? यह फंडामेंटल राइट है ना। और आर्टिकल 45 में आप स्कूल वगैरह की सुविधा नहीं देंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल में, तो आर्टिकल 21A हाँ कैसे कंप्लीट होगा? वैसे ही अगर आप आर्टिकल 15 में लिंग भेद नहीं कर सकते, लेकिन वहां जेंडर की वजह से ही सैलरी कम दे रहे हैं, तो कहां जाए वो? और डायरेक्टिव प्रिंसिपल कोर्ट में जा नहीं सकता। बोले जाएंगे, कहां जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट। कब जाएंगे? आर्टिकल 32। कैसे जाएंगे? जब तुम बायसनेस करोगे। तो कहीं ना कहीं कुछ आर्टिकल्स जो है ना डायरेक्टिव प्रिंसिपल के, वो सुपरसीड कर जाते हैं, वो फंडामेंटल राइट की तरह। दूसरा लिखो, स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश
आंध्र प्रदेश राज्य बनाम श्रीनिवासन राव वर्सेस कर लो। इन द केस या इन दिस केस, इस वाद में इट वॉज सेड, कहा गया है, दैट कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, लिखो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क डज नॉट मीन इक्वल पे। थोड़ा सा मामले को समझना है, गंभीरता इसकी। इक्वल पे, समान कार्य के लिए समान वेतन का तात्पर्य सभी के लिए समान वेतन नहीं है। फॉर ऑल लगा लेना आगे, पे फॉर ऑल। बट सीनियरिटी, एलिजिबिलिटी, बट इसमें वरिष्ठता, योग्यता एंड परफॉर्मेंस रेट निष्पादन दर आर आल्सो मेड इन इट, आल्सो मेड इन इट, इसका मतलब को भी आधार बनाया जाता है। कुछ आया समझ में? कैसे समझ में आया? कैसे समझ में आया? कैसे आया? जैसे जैसे ये कह रहा है कि सीनियरिटी वाले सभी इक्वल पे इक्वल वर्क को जैसे प्राइवेट सेक्टर में चलो इक्वल पे गवर्नमेंट में नहीं होता है। एक काहे नहीं हो रहा है यार? कैसे? जिनकी स्ट्रेंथ एक है ना सर, उनके लिए जो बराबर काम कर रहा है और बराबर लेवल पे उनको समान करेगा, समान वेतन मिलेगा। अगर कोई सीनियर है तो उसको पैसे मिलने नहीं, मतलब कोई सीनियर या कोई ज्यादा कैडर में है, सेम उनकी सीनियरिटी है, सेम वो काम कर रहा है, उनको तो वैसे ही इक्वल वेतन मिलेगा ना सर। इस पर्टिकुलर जो जजमेंट है इसका क्या अलग से होगा? मैं बता रहा हूँ, वो थोड़ा देवेंद्र थोड़ा समझा ठीक रहा है। देखिए, जैसे एक उदाहरण देता हूं, आप हैं एक पीसीएस अफसर, पीसीएस से ही लेते हैं, वही ठीक है। ज्यादा ऊंचा एग्जाम्पल में थोड़ा पानी पचता नहीं है ज्यादा, है ना। मतलब जिस तरह से आदत है लोगों की, उस हिसाब से पीसीएस से एग्जाम्पल बुरा नहीं है। माना एक एसडीएम, एसडीएम तो आईएएस भी होता है शुरू में कुछ दिनों तक, माना एसडीएम है। ये एनटी का नाम सुने हैं कि नहीं? नायब तहसीलदार का नाम सुने हैं ना? नहीं सुने तो बताओ, आज ही फिर से बताता हूं उसको। नायब तहसीलदार, इसका अगर अगला प्रमोशन होता है जब भी, तो क्या बनेगा? तहसीलदार। और तहसीलदार के बाद क्या बनेगा? एसडीएम। ठीक। अगर हम उत्तराखंड का एग्जांपल दें, तो उत्तराखंड के 2002 बैच में, जिसका रिजल्ट जून 2005 में आया था फाइनली प्री मेंस इंटरव्यू के बाद, वो लड़के जो नायब तहसीलदार में सिलेक्ट हुए, प्रेजेंटली एसडीएम का काम कर रहे हैं। अब एसडीएम है वो, 2-4 साल से हैं, ये तो मैं ताजा अभी बोल रहा हूं। मतलब अगर इनका बैच 2002 था, तो कुछ दिन ये तहसीलदार बने होंगे, नायब भी रहे, तहसीलदार भी रहे, अब एसडीएम है। तो ये करीब माना 20 साल की नौकरी के बाद एसडीएम बन गए एक नायब तहसीलदार। लेकिन आप पीसीएस में सीधे भर्ती हो गई आपकी, जिसका 2 जुलाई को भी पेपर इन्होंने अनाउंस किया है, या जिसका अभी 28 तारीख से मेंस होना है। मान लिए लड़के सेलेक्ट होकर एसडीएम बन गए। एसडीएम जब बनेगा ये एसडीएम हो गए, दोनों एसडीएम ही हैं। कोई विकास नगर का एसडीएम है, कोई रुड़की में होगा, कहीं तहसील में अपना एसडीएम है मान लिया, या जिला कलेक्ट्रेट में है, जहां पर भी है। ये 20 साल की नौकरी में एसडीएम बना, और ये सीधे सीधे एसडीएम बना। तो ये एसडीएम का जो सैलरी पाएगा, काम तो दोनों एसडीएम की करेंगे, बट इसकी सैलरी ज्यादा होगी। आया समझ में?
प्रैक्टिकली नहीं होता है। जैसे जैसे कि वो एसडीएम जो डायरेक्ट जो आया है, उसका जो स्टार्टिंग जो सैलरी का जो स्लैब होता है, जो पुराना वाला है, जब वो एसडीएम कैडर में जाएगा तो उसको तो उसी स्लैब एंट्री होगी, यहाँ से जो आएगा उसकी एंट्री से दोनों सेम स्लैब में उसकी सैलरी ज़्यादा नहीं होगी। किसके? जो लंबा एक्सपीरियंस लेके जा रहा है। नहीं नहीं, क्या सही बोल रहे हैं ये? नहीं, सही नहीं बोल रहे, ज्यादा होगी। आपको मैं टीचिंग में लेक्चरर प्रिंसिपल से ज्यादा पाता है। नया नया प्रिंसिपल बना हो, लेक्चरर ज्यादा पाता है उससे। हाँ नौकरी के बैंक में 4th क्लास में भी, हाँ 4th क्लास में आता है, हाँ सैलरी मुझसे ज्यादा है, सर्विस 18 साल 20 साल की आर्मी की, वो तो अलग चीज हो गई, वो तो प्री एम्प्लॉयमेंट था। तो वो नहीं, आप ऐसा समझिए, एक मिनट है, इसका जो इंक्रीमेंट है, जो इसका सैलरी है, ये एसडीएम बनने के बाद पोस्ट तो एसडीएम का लिया, इसीलिए हमारे देश में प्रमोशन जो है ना पोस्ट का माना जाता है, सैलरी का नहीं। ये एसडीएम होकर के भी न्यू एसडीएम से ज्यादा सैलरी पा सकता है, लेकिन कहलाएगा एसडीएम, क्योंकि हमारे यहाँ जो प्रमोशन जो माना जाता है, वेतन प्रमोशन को प्रमोशन नहीं माना जाता, पद प्रमोशन को प्रमोशन माना जाता है, इसलिए हम लोग पोस्ट प्रमोशन की बात कर रहे हैं। अब यहां पर अगर माना कोई महिला है, वो सीधे एसडीएम बनी, और यहां पर कोई पुरुष है, वो नायब तहसीलदार से एसडीएम बना, इसको माना 80,000 मिलता है, इसको 60,000 मिलता है, तो ये आप क्लेम नहीं कर सकते कि हमको समान कार्य के लिए समान वेतन नहीं मिल रहा है, जो ये दूसरे केस में बताया जा रहा है। समझे ना? एक एलडी ग्रेड का टीचर देखो, एलटी ग्रेड का टीचर का आप उसमें लेक्चरर में प्रमोशन करो, एक सीधे लेक्चरर की नियुक्ति करो, सैलरी में अंतर आ जाएगा। क्या आप सही बोल रहे हैं? कहाँ बोल रहे हैं? आप बैंक में ले लीजिए, हाँ कोई स्केल ऑन ऑफिसर है, ठीक है, हाँ हाँ और 2 स्केल ऑन ऑफिसर बराबर ज्वाइन किए, हाँ हाँ एक ने प्रमोशन 10 साल बाद वो बैठा ही, हाँ। उसी लेवल पे स्टैग्नेशन आ जाता है, प्रमोशन नहीं मिलती, उसका एक पीक आ गया, वही सैलरी उसको मिलती है, स्टैग्नेशन पे पहुंच गया। सपोज 10 साल बाद वो प्रमोशन के लिए बैठता है, स्केल 2 ऑफिसर हो जाता है, एक डायरेक्टली स्केल 2 हो जाता है 2-3 साल में, तो दोनों सेम बेसिक पे स्टार्ट करते हैं। ऐसा नहीं होता है कि मतलब उसने 10 साल तक प्रमोशन नहीं लिया, उसकी सैलरी स्केल 2 में जाते हैं। नहीं, वो हो सकता है कहीं एक्सेप्शनली हो, बैंक के हिसाब से आप बता रहे हैं। कैडर का होता है ना, ग्रेड है, कोई जो ऑफिस जो ग्रेड है ऑफिसर्स की, तो जिस ग्रेड से स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग सेम बेसिक से ही होती है ना, क्या नहीं मेरे ऑफिसर ही हैं, एक 45 सैलरी उनकी है इसमें, और एक स्केल 4 है, एक 20 है, जो स्केल 1 है उनकी जॉब अभी 7 साल की बची है, और जो स्केल 4 है उनकी जॉब लगभग अभी 8 साल की बची है। सैलरी सेम नहीं होती है, हो सकता है कहीं ये जो बता रहे हैं इनके यहाँ हो ऐसा, बट आप सचिवालय में, जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, अगर आप सेक्शन अफसर हैं, मान लिया आप समीक्षा अधिकारी सेलेक्ट हुए, एक सहायक समीक्षा अधिकारी सेलेक्ट हुआ है ना, तो सहायक वाला 10 साल नौकरी करके समीक्षा अधिकारी होगा, अब ये भी बना समीक्षा अधिकारी, आप सीधे समीक्षा अधिकारी, इसकी सैलरी ज्यादा होगी। समीक्षा अधिकारी तो जैसे कोई बना, तो जिस दिन समीक्षा अधिकारी बना उस दिन से उसका जो सैलरी का जो है ना पैकेज जो है, जो उसका मतलब क्या कहते हैं स्लैब जो है, तो बेसिक से तो स्टार्ट होगा, नहीं नहीं उसका वहीं से स्टार्ट होगा, उससे पहले भले उसकी सैलरी नहीं, उसका जो ग्रेड पे है ना वो चेंज रहेगा, पद वही रहेगा, क्योंकि हमारे यहाँ सैलरी प्रमोशन नहीं माना जाता ना। अरे भाई एक उदाहरण देता हूँ, जैसे माना आप 4800 के ग्रेड पे में हैं, सपोज आपकी नियुक्ति हुई, आप चले गए 5400 में, फिर चले गए 6600 में ग्रेड पे में, ठीक, और कोई व्यक्ति आया सीधे 6600 के ग्रेड पे में नौकरी पाया, ग्रेड पे तो 66 है, बट इसकी जो चीजें बढ़ चुकी हैं वो 15,000 का 50-20,000 का डिफरेंस डाल देंगी, ये कहने का मतलब। जैसे एक एलटी ग्रेड का टीचर है, एलटी ग्रेड का टीचर माना 6500 स्केल वाला कितना पाता है, वो कितना है उसका, लेक्चरर का ग्रेड पे क्या है, नहीं लेक्चरर का 46 नहीं है, 48 भी नहीं है, 65 अराउंड है। हाँ, अरे जो भी
48 नहीं है बेटा, वो ज्यादा है। मान लो कोई LT ग्रेड का टीचर है, वो 10 साल के बाद लेक्चरर हुआ, ग्रेड पे उसका वही होगा, लेकिन जो इसका बढ़ चुका है वो तो बढ़ा ही रहेगा ना। आप ग्रेड पे की बात कर रहे हैं तो हम समझ सकते हैं, लेकिन जो उसको चीजें बढ़ चुकी हैं वो बढ़ चुकी हैं। अगर उसका ग्रॉस जो है 90,000 बनता है और आपका ग्रॉस 75 बनता है नए में, तो ये 90 उठाए गए, दोनों रहेंगे SDM। इसीलिए प्रिंसिपल, एक मत मैं बता रहा हूं, हम लोग थे हमारे, जब हम लोग यहाँ पे थे मसूरी में, तो अजय था, जब वो प्रिंसिपल ज्वाइन किया तो उसको क्लास 2 अफसर की सैलरी वही 8,000 वाली होती थी तब, ठीक। और वहां जो लेक्चरर था, जो सीनियर 58 साल के लेक्चरर थे और पिछले 30 साल से लेक्चरर थे, वो इससे 1.5 गुना सैलरी पा रहे थे। ये प्रिंसिपल था, वो लेक्चरर थे। ग्रॉस बनती है ना, वो आपका जो बेसिक है प्लस डीए जो भी सब मिला जुला के ही तो ग्रॉस बनती है। हाँ, तो जब उस कैडर का ग्रॉस ही सपोज 8,000 है, हाँ, उसी में तो सब कुछ। अरे यार ऐसे नहीं होता, पता कर लो आप, ऐसे हो नहीं सकता, नहीं तो कोई जिंदगी में कभी प्रमोशन नहीं लेगा। नहीं सर, जो पुराने रहते हैं उनकी सैलरी ज्यादा होती है। हाँ, पद वही रहेगा। हाँ, उस कैडर का जो स्टैग्नेशन है वहां तक वो ऊपर पहुंच जाता है, उनकी सैलरी इसलिए ज्यादा होती है। मैं जो फ्रेश उस कैडर में, मैं वही कहना चाह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है कि अगर मान लिया कोई पुरुष है, अगर वो SDM है लेकिन उसको 50,000 मिलता है और एक महिला आई SDM हुई उसको 40 मिलता है, तो इस आधार पर वेरिएशन मत मानिए, क्योंकि यहाँ पर सीनियरिटी है, एलिजिबिलिटी है, उसका वर्क निष्पादन है, वो जुड़ करके आया है। सैलरी इस हिसाब से पद से मत देखिएगा, इसीलिए उसने क्लियरिफाई किया उसको। हाँ, नहीं नहीं वही है राजा, डोंट वरी, वो ज़्यादा कंफ्यूज मत होइए। एक आध जगह मैं नहीं कह सकता हूँ कि कहीं दूसरे जॉब में होता हो, बट आप सचिवालय में चले जाएंगे, एक PCS अफसर होता है, वो ज्वाइंट सेक्रेटरी है, एक IAS सीधे ज्वाइंट सेक्रेटरी हुआ, वो ज़्यादा सैलरी उठाता है। PCS वो तो 10-15 साल से नौकरी कर रहा है, उसको तो मिलेगा ही ज़्यादा, वो बराबर नहीं पाएंगे। एक DSP है, वो ASP है, DSP से ASP हुआ, और एक सीधे लड़का SSP हुआ, कहिए ASP ज्यादा सैलरी पा रहा। पद से सैलरी नहीं है ना, सैलरी तो एक वो है ना, एक सिस्टम है ना। पद से सैलरी होती तो फिर तो मोदी जी को सबसे ज्यादा सैलरी मिलनी चाहिए, पता चला मोदी जी भी एक पार्लियामेंटियन की तरह ही सुविधा ले रहे हैं। पद से सैलरी नहीं है, सैलरी है, इसीलिए हमारे यहाँ कहा जाता है वरिष्ठता प्लस योग्यता इक्वल टू पे है। आप योग्य हैं, आप IAS हैं, बट एक PCS है, वो 10 साल का वरिष्ठ है, तो इसकी वरिष्ठता अगर आपकी योग्यता पे भारी है तो 1 लाख पाएगा, आप हो सकता है 90,000 पा रहे हैं। आप देखो ना, कई आर्मी अफसर को जितना पेंशन होता है उतना प्राइमरी स्कूल के टीचर सैलरी नहीं पाता। आज आर्मी कई अफसर इतनी सैलरी पाते, उतना पेंशन पाते हैं जितना अपने जमाने में 20 साल की नौकरी के बाद सैलरी तक नहीं पाते थे। जैसे जैसे चीजें बढ़ रही हैं, उनकी सीनियरिटी हो रही है, उनका जैसे जोड़ता चला गया है, उसी आधार पे मिल रहा है। ग्रेड पे मिलेगा आपको, लेकिन जो बाकी चीजें बढ़ गई वो तो आपको ज्यादा मिलेगा ही ना। जैसे 6600 पे आप भी गए, ये प्रमोशन से गए, आप सीधे गए, लेकिन इसको 10 साल का लाभ मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। ऐसे कोई उसमें समझने वाली बात नहीं। एक कांस्टेबल होता है 20 साल से कांस्टेबल है, एक नया नया दरोगा होता है, उसकी ज्यादा सैलरी होती है। कांस्टेबल से ज्यादा, दरोगा से ज्यादा कांस्टेबल, क्योंकि भले ही दरोगा ना बनाओ। LT ग्रेड का एक टीचर है, 15 साल से पढ़ा रहा, आप सीधे लेक्चरर जाइए, वो ज्यादा सैलरी पा रहा है। ये तो होता ही है, आप शुरू करेंगे वो आगे बढ़ चुका है, ठीक है ना। इसीलिए हमने बोला कि आपका ग्रेड पे बदल सकता है। ग्रेड पे हो सकता है कि लेक्चरर का आप पहुंच गए हो और एक लेक्चरर का भी जा रहा हो, लेकिन आपका जो अन्य चीजें बढ़ गई वो उसका नहीं बढ़ेगा, उसका तो अभी बढ़ना बाकी है ना।
पद से हमारे यहाँ प्रमोशन होता है, सैलरी से नहीं। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि कई लोग देखे होंगे कि जब प्रमोशन नहीं लेते हैं लेकिन उनकी सैलरी में बहुत ऐसा फर्क नहीं होता कि प्रमोशन, वो कहते हैं ना, कई लोग सुने होंगे, अरे यार प्रमोशन भी ले लेता तब भी मुझे कोई फायदा नहीं था। सुने होंगे कि हम प्रमोशन लेते तो भी कोई ऐसी सैलरी में कोई फर्क नहीं था। इसलिए कि आप प्रमोशन में तो आपको पे वही मिल रहा था ना उसमें, क्योंकि आप तो बढ़ ही चुके हैं। मान लिया एक नया लड़का आया और आप गए, आप बोला छोड़ो यार ट्रांसफर हो जाएगा, यहीं पड़े रहो। हमारे यहाँ पद प्रमोशन माना जाता है। एसडीएम से डीएम बनेंगे तो प्रमोशन होगा, एसडीएम अगर डीएम की सैलरी पाने लगे तो प्रमोशन नहीं माना जाता। ये साफ साफ लिखा हुआ है इसमें। आप लोगों ने उलझा दिया इसमें कोई दम नहीं था वैसे। तो ये जो दूसरा केस कहा गया है, इसको इस तरह से थोड़ा लिख लीजिए, लिखिएगा क्या आधार बनाया जाए। अब लिखो तीसरी बात, ये तो दूसरे का दो बातें हो गई। अब लिखो वुमेन फॉर अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ दिस लेबर, पार्ट ऑफ इंडियाज लेबर लिख लो। कहां बता रहा हूं यार, भारत के श्रम बल में महिलाएं एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। वुमेन फॉर सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ इंडियाज लेबर फोर्स। लिखें ग्रामीण, लिखें एम्प्लॉयड इन रूरल एरियाज, ऐसा लिखो। ग्रामीण महिलाएं कामगारों का 87% ऑफ रूरल वुमेन वर्कर, कृषि श्रमिकों 87% of rural women worker and employed as agriculture labor and cultivators। 87% यहां है कृषि में, या जो कल्टीवेटर हैं या तो एग्रीकल्चर लेबर है। अगर कल्टीवेटर हैं तो वो खेत है उनका, अगर एग्रीकल्चर लेबर हैं तो उनका खेत नहीं, खेतों में काम करते हैं। ठीक है, लिख लिया ये, या तो कृषि कार्य करते हैं या खेतीहर मजदूर है 87। जबकि शहरी महिला कामगारों में 80% ऑफ अर्बन वुमेन वर्कर आर इंगेज्ड इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स, असंगठित क्षेत्रों में, असंगठित क्षेत्रों में, सच एज हाउस होल्ड इंडस्ट्री, जैसे घरेलू उद्योग, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्क। आप देखते नहीं रहते महिलाएं काम करती, ईंटा ढो रही, कहीं कुछ कर रही हैं। बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन, ये बिल्डिंग का काम करते हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्क, स्मॉल स्केल बिजनेस एक्सेट्रा, छोटे स्तर के व्यापार आदि क्षेत्र में कार्य करते हैं। ठीक है, ये बच्चा, ये जानकारी थोड़ी सी मिली। अब एक इसी में लिखिएगा द इक्वल पे एक्ट, नेक्स्ट कर लीजिए, 1976, समान वेतन अधिनियम 1976 इज अ प्रोटेक्टिव एंड नॉन एक्सप्लॉइटिव लॉ, एक सुरक्षात्मक एवं गैर शोषणकारी कानून। ठीक है, कानून। ओके, दैट वाज इनेक्टेड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ वुमेन एंड द वर्क प्लेस। जिसे कार्यस्थल पर
महिलाओं के हितों की सुरक्षा हेतु लागू किया गया था। आगे लिखे, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया नेक्स्ट इन इट्स लैंडमार्क जजमेंट dated 30th August 1997 is the case of विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। याद होगा, इसकी चर्चा हमने पहले किया था, विशाखा केस की। भारत के उच्चतम न्यायालय ने विशाखा बनाम राजस्थान राज्य मामले में 13 अगस्त 1997 को के अपने उल्लेखनीय निर्णय में राजस्थान laid down a specific guideline to prevent sexual harassment of women, to prevent sexual harassment of women at workplace। उल्लेखनीय निर्णय में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन शोषण को रोकने के लिए विशेष दिशा निर्देश दिए थे। ठीक है, दिस guideline have been given the meaning of law। इस दिशा निर्देश से संविधान का अनुच्छेद 14 के जरिए थ्रू आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जरिए कानून की संज्ञा दी गई। तो ये बच्चा हमने थोड़ा आपको महिला श्रमिकों के बारे में थोड़ी जानकारी दी। हाँ, आपकी ड्यूटी क्या है इसमें, क्या ड्यूटी है? पहली ड्यूटी यहीं नोट करके लिख लीजिए। फर्स्टली लिखिए, नंबर्स ऑफ वुमेन लेबर्स, है ना, महिला श्रमिकों की वर्तमान में संख्या। हाँ, एक तो ये पता करना, ये पता हो जाएगा। ठीक, हाँ, परसेंटेज को और करेक्ट करना, लिख लो, और परसेंटेज अगर कम ज्यादा हुआ तो उसको करेक्ट करना है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का कोई नया केस आया हो, इस पर नहीं समझे, कोई वर्डिक्ट आई हो, नया केस आया हो, तो आप उसकी जिक्र करें, क्योंकि 97 के बाद हम कोई जिक्र नहीं कर पा रहे हैं। इन 3 चीज को भी आप इसमें मिले तो एडिशन कीजिएगा, नहीं मिले तो चलने दीजिएगा। ठीक है, हाँ, अब बच्चा लिखोगे लॉ एंड लेजिस्लेशन फॉर बॉन्डेड लेबर्स। अब बंधुआ मजदूर की बात करेंगे। देखो, पहले हमने श्रमिकों की बात किया, महिला श्रमिकों की बात किया, अब बंधुआ मजदूरी की बात करेंगे। लॉ एंड लेजिस्लेशन ऑफ बॉन्डेड लेबर्स, बंधुआ श्रमिकों हेतु कानून और विधि। ठीक, लिखें, असल में बंधुआ मुक्ति मोर्चा एक केस गया सुप्रीम कोर्ट में बंधुआ मजदूरों को लेकर, तो सुप्रीम कोर्ट की कुछ उसमें टिप्पणी आई है, तो सबसे पहले हम वहीं से चर्चा करेंगे। लिखिएगा, इन द बंधुआ मुक्ति मोर्चा केस, बंधुआ मुक्ति मोर्चा मामले में the Supreme Court said
उच्चतम न्यायालय ने कहा दैट whenever it appears that worker has been forced to do forced labor, ने कहा यदि कभी भी यह दिखे कि श्रमिकों को बलात् श्रम के लिए विवश किया गया है, द कोर्ट में कंसीडर दैट द वर्कर में बी the court may consider that the worker may be given a responsible advance, ऐसा कर लो, reasonable वर्ड लिखो, reasonable advance or other monetary compensation। विवश किया गया है तो न्यायालय यह समझ सकता है कि श्रमिक को उचित अग्रिम या अन्य आर्थिक मुआवजा मिल सके। ठीक है, अन्य मुआवजा मिल सके। लिखें, देयर इज अ, लाइन बदल दीजिए, देयर इज अ प्रोविजन ऑफ द एक्ट for the formation of National Social Security, formation of the National Social Security Board at the central level, and State Social Security Board at the state level। अधिनियम में केंद्र स्तर पर राष्ट्रीय सुरक्षा बोर्ड और राज्य स्तर पर राज्य सुरक्षा बोर्डों के गठन का प्रावधान है। ठीक है, ये बच्चा जनरली कहां शिकायत होती बंधुआ मजदूरी का बता सकते? कौन सा सेक्टर होगा, ऑर्गेनाइज होगा कि नॉन ऑर्गेनाइज ही होगा? नॉन ऑर्गेनाइज में ही वहीं पर बंधुआ मजदूरी की शिकायत आती है। ठीक है, तो ये उसी से जुड़ा है। तो एक लाइन इसमें लिख ले, क्लियर हो जाएगा। हुज वर्क विल बी टू मेक सजेशंस फॉर द फॉर्मेशन of the social security plans for the workers of the non-organized sector या अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर कर दीजिए, जिसका कार्य असंगठित क्षेत्र के कामगारों हेतु सामाजिक सुरक्षा योजना के लिए सुझाव देना होगा। ठीक है, सुझाव देना होगा। दो तीन बात और लिखाना है, लिखिएगा। अंडर सेक्शन 8 बॉन्डेड लेबर में अंडर सेक्शन जो 8 है, 8 द अंडर सेक्शन 8 द एक्ट, अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जिला प्रशासन, शैल मेंटेन ऑल द डिटेल्स करिएगा, शैल मेंटेन ऑल द डिटेल्स, इससे संबंधित सारा ब्यौरा रखने का काम करेगा। रिलेटेड टू इट, इससे संबंधित सारा ब्यौरा रखने का काम करेगा। स्टेट गवर्नमेंट्स फॉर दिस, इसके लिए राज्य सरकारें 3-4 काम करेंगी। राज्य सरकारें क्या करेंगी? नंबर 1 लिखिएगा,
लिखें पंचायतों एंड रूरल एरियाज, पंचायत और ग्रामीण क्षेत्रों। नंबर 2 करिए अर्बन एंड लोकल बॉडीज, या ऐसा लिखें, क्या लिखा आपने, पंचायत और रूरल एरियाज। आगे लिखिएगा शहरी क्षेत्रों, यानी दूसरा करके लिखिएगा डायरेक्ट टू, ऐसा लगा लीजिए अंग्रेजी वाले, डायरेक्ट टू अर्बन लोकल बॉडीज, या डायरेक्ट या डायरेक्शन करिए ज्यादा ठीक, निर्देशन की बात कर रहे हैं। शहरी क्षेत्रों में शहरी स्थानीय निकायों को निर्देशित करेंगी, यानी कि स्टेट क्या करेगा, गांव का क्षेत्र हो, पंचायत का क्षेत्र हो, शहर में जो शहरी निकाय उनको डायरेक्शन देगा, ये कहना चाह रहा हूं मैं। हाँ, हो गया। ये किस में लिखा है, ये उस अधिनियम में है, 8 आर्टिकल में ये ब्यौरा करेगा, लेकिन डायरेक्शन का काम कौन करेगा, स्टेट करेगी। 9 ऐसे में क्या लिखा है, लिखिए आर्टिकल 9 में क्या लिखा है, सेक्शन 9 करिए। सेक्शन 9 क्या करेगा, लिखिएगा ऑफ द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फैसिलिटेशन सेंटर्स फॉर द वर्कर्स, सो दैट, कामगारों के लिए सुविधा केंद्रों का गठन का प्रावधान करती है। हाँ, सुविधा केंद्र कहां पे है, सेक्शन 9 में है। इनसे क्या होगा बच्चा, यहां पर सुविधा केंद्रों में नामांकन की सुविधा होगी, कोई शिकायत कर सकते हैं, इस तरीके से असंगठित लेबर काम कर सकते हैं। तो अगर इसमें थोड़ा सा डिटेल कर दूं तो लिख लीजिएगा, पब्लिसाइज, लिखें पब्लिसाइज द इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द सोशल सिक्योरिटी, उन केंद्रों के पास उपलब्ध सामाजिक सुरक्षा योजना, सोशल सिक्योरिटी स्कीम अवेलेबल विद दोज सेंटर्स, सुरक्षा संबंधी सूचनाएं प्रसारित की जाएं। आगे, द वर्कर्स शुड गेट द फैसिलिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन for the district administration, from the district administration. The workers should get the facility of registration from the district administration. कामगारों को जिला प्रशासन से पंजीकरण कराए जाने की सुविधा। ये है मतलब, ठीक है। ये एक प्रकार से था बंधुआ मजदूरों से जुड़ा हुआ। तो उसमें क्या होगा कि जैसे रजिस्ट्रेशन वगैरह जब ये लोग कर लेंगे ना, हालांकि इसका है नहीं, ये सब ठीक है जो लिखा है आप उतना जान लीजिए, बट इसका कोई रिलेवेंस मिलता नहीं है। भाई कानून तो ये भी है कि किराएदार हैं तो आप पुलिस में सर्टिफिकेट कराएं, सर्टिफाइड कराएं। आप ही लोग बताइए किराए पर रहते हैं, कौन गया पुलिस में सर्टिफाइड कराने। मतलब अगर लिखा है तो आप उसको जान लीजिए, बट होता नहीं है ये। भाई बंधुआ मजदूर किसको पता है। हाँ, अभी देखो नेपाल में एक विमान हादसा हुआ कल, खबर पढ़े हैं कि नहीं, सबको पता है? नहीं, हाँ हाँ ना करो, रियलिटी बताओ, किसको किसको नहीं पता है? हाथ उठा सकता है एक। और विमान में कल एक हादसा हुआ विमान का, उसमें 72 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 4 क्रू मेंबर, 5 भारतीय और भी विदेशी थे, कुछ कोरिया के थे, ऑस्ट्रेलिया के थे, यूरोपीय कंट्री के थे,
ऐसे मिलाकर 72 लोग मरे, नेपाल के सबसे ज़्यादा थे, वही उन्हीं का जहाज़ था तो वहीं के लोग ज़्यादा रहे होंगे। काठमांडू से पोखरा जा रहे थे, मुश्किल आधा घंटा का सफ़र होता है, बीच में वो लैंडिंग से पहले थोड़ी दूर पे 1 आध किलोमीटर के पहले वो ख़त्म हो गया, वो जल गया जहाज़। अब उसमें आपका फ़ोटो भी है, आपका नाम है, आपका पता है, सारी चीज़ की जानकारी हो सकती है। ठीक, एक-एक चीज़ लिस्टेड हो गई। तो विमान हादसे में ऐसा हो नहीं सकता है कि मरने वालों की तादाद का पता नहीं चला या कितने सवार थे आइडिया नहीं था, ऐसी खबर नहीं मिलेगी आपको। एक रेल हादसा जब होता है, उस रेल हादसे में क्या है, आप मरने वालों की पूरी संख्या ठीक से बताते नहीं। जो एसी में कराए हैं, जो स्लीपर में उनका नाम पता तो है, और जो टिकट लेकर के वहीं 50 की सीट में 75 और 150 घुसे हैं वो, हाँ? वो तो पता ही नहीं चलेगा कि उनकी गिनती भी नहीं हुई। मरेंगे 10 बताएंगे 1, भाई सनसनी न फैले, दिक्कत ना हो। तो वो कौन है जिनकी गिनती नहीं हो पाती है, जिन रजिस्टर नहीं है। तो आप, मैं अगर इस लिहाज से बताऊं तो रेलवे में भी जो जनरल में यात्रा करते हैं टिकट लेकर के, वह कहीं ना कहीं नॉन ऑर्गेनाइज ट्रेवलर्स हैं, वो अनऑर्गेनाइज्ड, जिनका कहीं प्लेन नहीं, कंप्लेन नहीं, कहीं रजिस्टर नहीं, कुछ नहीं। कई बेटिकट होंगे, कुछ तो टिकट भी लिए होंगे, कई बेटिकट होंगे, चलो यहाँ वहां से वहां चलना है, वो तो और गिनती में नहीं है। तो ये डिफरेंस है, मतलब इसलिए ट्रेन में भी नॉन ऑर्गेनाइज चल रहा है हिसाब, अनऑर्गेनाइज्ड। प्लेन में नहीं है। ऐसे ही हमारा जो ऑर्गेनाइज सेक्टर उसमें नहीं है। भारत के 5 लोग थे उस प्लेन में, ऑर्गेनाइज था तभी तो पता चला। यही काठमांडू में एक ट्रेन दुर्घटना हो जाती, पूरे भारतीयों को पता करना मुश्किल कर लेते आप। तो लिखत पढ़त है ना, रजिस्टर्ड है ना। तो जैसे बोला गया कि आप भैया जाकर के जिला प्रशासन में पंजीकरण कराने की सुविधा है, सेक्शन 9 में ये लिखा है, पंजीकरण की सुविधा है। जैसे कानून बना है कि आप किराए पे मकान देंगे तो आप पुलिस वेरिफिकेशन कराएंगे, ये सब तो लिखा है। लिख करता कौन है और कितने लोग करते हैं? पता चला कि कोई दुर्घटना हो गई तब पता चल रहा है, वो भी हो गया, रजिस्टर्ड होगा केस तो पता चलेगा। मैंने क्या बोला, अपने देश में 52% डोमेस्टिक वायलेंस है, लेकिन केस कितने रजिस्टर्ड होते हैं यार? दहेज से जुड़ी या तरह तरह से वुमेन एक्सप्लॉयटेशन से जुड़ी तमाम घटनाएं होती, रजिस्टर्ड जो होता है वही तो हम गिनते हैं। भाई 10 में से 2 केस रजिस्टर हो रहे हैं, 8 केस तो ऐसे ही झेले जा रहे हैं, तो हम रजिस्टर्ड केस गिनते हैं ना। तो एरोप्लेन में चढ़ने वाले 72 लोगों का इसलिए साफ पता चित्र सहित मिलेगा क्योंकि सब बाकायदा रजिस्टर है। लेकिन यही एक ट्रेन दुर्घटना हो जाती है तो उसमें सबकी जानकारी ही नहीं मिल पाती। बेटिकट वाले का बिल्कुल नहीं मिलेगा, जो जनरल टिकट लेके लिखा है उसका नहीं मिलेगा, जो स्लीपर ऊपर में है एसी, यही सब गिन लिए जाते हैं। और ट्रेन में कहाँ पता चलता है कि कितने लोग सफर कर रहे हैं? एक ट्रेन देहरादून से दिल्ली जा रही हो, आप बता नहीं सकते कितने लोग होंगे। आप किसको गिनेंगे बताइए? जितना टिकट बिका होगा, जितना टिकट बिकेगा वही तो गिनेंगे आप। लेकिन क्या प्लेन में ऐसा हो सकता है कि प्लेन जा रही थी 10-15 लोग पीछे से लटक गए? ऐसा नहीं होता ना, वहां तो बाकायदा सब कुछ करे। तो वो बहुत ऑर्गेनाइज्ड यात्रा हुई। ये ऑर्गेनाइज्ड है भी है और नॉन ऑर्गेनाइज्ड भी है, ठीक है ना। तो नॉन ऑर्गेनाइज्ड के साथ यही होगा, बॉन्डेड लेबर हो गया। कहां पर कौन लेबर, आप भट्ठा देखिए गांव में खुले होते हैं, वहां से मजदूर लाए जाते हैं, बच्चे हैं, महिलाएं हैं भट्ठे में काम करने के लिए। कहां आप जाते हैं रिपोर्ट करने? अब कौन झंझट लेता है इसका? हाँ, कौन रिपोर्ट कर रहा है बताइए? आप किसको जबरदस्ती काम करवा रहे हैं, कहां पता चल रहा है? ये तो उनको पता चलता है
कैलाश सत्यार्थी जी को। जब पता चलता है तो निकल पड़ते हैं छुड़वाने। भाई कैलाश सत्यार्थी जी ने जिन मजदूरों को, जिन बच्चों को, बंधुआ मजदूरों को आबाद कराया, आप जरा कल्पना करके देखिए कि उनका कहीं इस देश में कोई नामो निशान है? कहीं इस देश में वो नागरिक भी थे? वो तो उन्होंने छुड़वा दिया, तब एक सभ्य नागरिक की श्रेणी में आ गए। नहीं तो कहाँ है यार, इस दुनिया में बहुत सारे लोग तो इस देश के पैदाइश है, इस देश के लोग हैं, लेकिन इस देश के सभ्य नागरिक बन पाए है ही नहीं, क्योंकि कई लोग तो जिंदा ही नहीं रहने देंगे ना उनको। अब आपने पंजीकरण के लिए, बंधुआ मजदूर के लिए, या वुमेन लेबर में, या कॉन्ट्रैक्ट लेबर में सब कुछ करा रहे हैं, लेकिन ये कानून एग्जीक्यूट, इसीलिए हम हमेशा बोलते हैं महिला सुरक्षा का मामला हो, बाल श्रम से जुड़ा मामला हो, महिलाओं के श्रम स्थल पर उनकी सुरक्षा को लेकर के मामला हो, बॉन्डेड लेबर का मामला हो, या आम तरीके से जो जनजीवन में चलता है, कानून की कोई कमी नहीं है। कानून का सही एग्जीक्यूशन, सही निष्पादन, सही परफॉर्मेंस नहीं हो पाता है। समस्या यहां पर अटकती है। और उसका मूल कारण क्या है? आप मुझे बता सकते हैं हमारे देश में लिटरेसी क्या है? पहला कारण, एजुकेशन छोड़ो, लिटरेसी की बात करो। चलो लिटरेसी भी छोड़ देते हैं, लिटरेसी तो जनरल, उससे भी बड़ी चीज जो हो ही नहीं सकती, अभी हो नहीं रहा, लीगल लिटरेसी कितनी है? कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेसी कितनी है? व्यक्ति को संविधान की जानकारी नहीं, अधिकार नहीं पता कर पाएगा। व्यक्ति को अक्षर ज्ञान नहीं है तो कोई कानून विधा व्यवस्था को ठीक से समझ नहीं पाएगा। और जो अधिनियम है, जो कानून है, जो संविधान में विधान है, उसकी जानकारी, उसको जागरूकता हो ही नहीं रही है। तो आप कहां एक्सप्लॉइट होंगे, कहां बॉन्डेड होंगे, कहां कहां किसके शिकार हो जाएंगे, कैसे शोषण होंगे, यह चेतना, जागरूकता, हालांकि मैं शिक्षा को जागरूकता से नहीं जोड़ पाता, क्योंकि बहुत शिक्षित लोग भी बहुत बेवकूफ हैं, पढ़े लिखे डिग्रीधारी हैं, लेकिन जागरूक नहीं है। जागरूकता एक अलग मुद्दा है। इसीलिए हम कहते हैं हमारे देश में जो कानूनी जागरूकता कब आएगी, संवैधानिक जागरूकता कब आएगी? जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। आप ग्राहक के तौर पे जागेंगे, आप नागरिक के तौर पे कब जागेंगे? आपका शोषण हो रहा है, इसको कैसे पहचानेंगे? आप बंधुआ मजदूर बनाए गए, आपको पता ही नहीं चल रहा है, इसको कैसे पता करेंगे? ये सब के लिए अलग अलग जागरूकता की आवश्यकता है। क्या समझे? दवाई का रेट देखा, सामान का रेट देखा, रेट से ज्यादा कोई ले नहीं सकता, वो सब तो आप जान गए, लेकिन कौन कहां एक्सप्लॉइट कर रहा है, इतना तो अधिकार आप जब संविधान पढ़े ही नहीं है, जब संवैधानिक जानकारी नहीं है। अंबेडकर जी ने कहा नहीं था कि सबको संविधान जानना चाहिए, उसके पीछे की एक गणना है ना यार, एक चिन्हित शब्द है ना ये। तो अगर आप संविधान जानेंगे तो अपने विधान को पहचानेंगे, अपनी व्यवस्था को पहचानेंगे, अपने हितों को पहचानेंगे, अपने अधिकारों को पहचानेंगे। कोई माई का लाल आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा, तो संविधान कैसे जानोगे? उस जमाने में जब बोले थे तो 18.33% लिटरेसी थी, आज 74.04 है 2011 के हिसाब से। हाँ, अक्षर ज्ञान से तो आज भी लोग भागते हैं, पढ़ाई लिखाई से तो आप ही का मन नहीं लगता है। अरे तो जब तुम पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो विधि विधान व्यवस्था को कैसे समझोगे? उसके लिए तो लिटरेसी चाहिए ना। लिटरेसी है तो लीगल लिटरेसी भी आ सकती है, लिटरेसी है तो कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेसी भी आ सकती है, लिटरेसी है तो इकोनॉमिकल लिटरेसी आ सकती है, लाइफ लिटरेसी भी आ सकती है, लाइफ मैनेजमेंट आ सकता है। अदरवाइज कूड़े की तरह जिंदगी जीते रहिए। मौका सब है। संविधान विदों ने हमको तो वो हथियार दे के गए हैं कि हम जग जीत सकते हैं, लेकिन हम रोज इसलिए हारते हैं क्योंकि अपने हथियार को पैना नहीं करते, और यही सब हथियार हैं हमारे। इसलिए जागो ग्राहक जागो, जागो नागरिक जागो, जागो संविधान को सीखो, जागो कानून को सीखो, जागो लोकतंत्र को पहचानो। किसी के अंधभक्ति में, धुप्पलबाजी में अपनी जिंदगी चौपट मत करो। कोई भाग्य विधाता नहीं है आपका, सब अपना जुगाड़ फिट करने आए हैं।